हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पहले इसको समझने के लिए हम लोग पहले दाब किसे कहते हैं। दाब कहेंगे कोई क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्र है, उस पे जो प्रति इकाई हम लोग बल लगाते हैं, इस पे अगर जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, यही होता है दाब। इसी को दाब कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। अब इसको हम बल को हम लोग किस चीज से नियुक्त करते हैं? तो न्यूटन से। और प्रति क्या हो जाएगा? एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर से नियुक्त करते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर से, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दाब का एसआई यूनिट को हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। क्या? पास्कल। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना। न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन वर्ग मीटर, यानी न्यूटन के साथ मीटर है, मल्टीप्लाई में हम नहीं बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यही चीज का बात किए थे अभी हम। और दूसरा में है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बात ही नहीं की, यानी डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरे तरह से खालिस्तान थी। तो पहले पेंडुलम बोलते हैं जो इस टाइप की लटकता हुआ, जो ये हो जाएगा, इसी को बोलेंगे पेंडुलम। और इसी का हम लोग घड़ी का यूज करते थे। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल की तरह, मतलब ये कार्य करता था। बी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम करता था। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल काम करता था। ऑप्शन नंबर डी, बैटरी संचालित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। पहले तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, इसको समझाने के लिए हम ये है मेरा प्लेन मिरर कब कहेंगे इसको? मिरर की तरह यूज कब करेंगे? जब इसके पीछे में हम लोग कलई कर देंगे, यानी कि कोई पेंट कर देंगे, तब ये वाला जो सतह है, यानी ये वाला सतह जो हुआ, ये कैसा काम करेगा? एक दर्पण की तरह कार्य करेगा। और जब उसके बाद क्या बोल रहा है? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या हो सकती है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। ऑप्शन नंबर बी, समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक और आवर्धित मतलब थोड़ा बड़ा। सी, अलग आकार, सीधी, उल्टी और आभासी। ऑप्शन नंबर डी, अलग आकार, आवर्धित, उल्टी, आभासी। अगर हम लोग आईना के सामने खड़े होते हैं तो पहले इसको छांटने का भी तरीका ऐसे होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सीधी दिया हुआ, उल्टी बनता है हम लोग का? नहीं बनेगा। ये वाला उसके कारण भी कट गया, ये वाला भी कट गया। ये वाला जो पार्श्व तौर पर उल्टा, मतलब कि इसका मतलब हुआ अगर हम लोग अपना बायां हाथ उठा रहे हैं तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग का दायां हाथ, बायां उठा रहे तो दायां लगता है और दायां उठा रहे तो बायां लगता है, यानी पार्श्व रूप से उल्टा, इसी को बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उन्नत प्रकाश के कारण।
ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के प्रसरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी गर्म वायु के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नक्षत्र बोलते हैं तारों का जो समूह होता है उसको नक्षत्र बोलते हैं। और नक्षत्र मतलब कि तारों में भी खुद का प्रकाश होता है, ये तो जानते ही हैं। और ये वायुमंडल में जाकर के अपवर्तित होने का कार्य करता है, जिसके कारण कभी तारे लगेंगे कि मतलब कि टिम टिम कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। यहाँ पे दो बिंदु ले रहे हैं, इसी के बीच के जो मतलब इसी के बीच के डिफरेंस को ही कहेंगे विभवांतर। इसमें से जो वोल्ट का जो डिफरेंस आएगा उसको विभवांतर कहा जाता है। और कह रहा है कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है हमको निकालना क्या क्या मेरा दिया हुआ वोल्ट दिया हुआ है मेरा 10, विभवांतर यानी दिया हुआ है मेरा 10 वोल्ट। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाँ, विभवांतर मेरा 10 वोल्ट और चार्ज मेरा यानी Q, विभवांतर मेरा दिया हुआ है 10 वोल्ट और Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 कूलम्ब। तो V बराबर होता है W/Q। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका निकालना हमको क्या है, W निकालना है। तो W निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी V इंटू क्यू बराबर W हो जाएगा। V इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू क्यू। तो यानी 10 गुना 4 बराबर क्या हो गया, 40 जूल। ऐसे भी कार्य का SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो जूल में आंसर हो गया। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 जूल, ऑप्शन नंबर बी 48 जूल, ऑप्शन नंबर सी 40 जूल, ऑप्शन नंबर डी 44 जूल। तो अभी जस्ट बताएं, ऑप्शन नंबर सी 40 जूल हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। पहले प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध कहेंगे जो धारा को जाने का विरोध करता है, वही होता है प्रतिरोध। इसको मतलब डायरेक्टली ये रटने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया। अत्यधिक जब ज्यादा प्रतिरोध जा रहा है चालक को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए चालक कहेंगे, बी विद्युत रोधी कहेंगे, सी प्रतिरोधक कहेंगे, डी अर्धचालक कहेंगे। तो इसका सही जवाब है प्रतिरोधक कहेंगे। अत्यधिक जब प्रतिरोध हो जाता है उसको प्रतिरोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये वाला आई होप कि सबको पता ही होगा। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फ्यूज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी रिले कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी फिलामेंट कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी फिलामेंट कहा जाता है। और फिलामेंट बना किसका होता है, टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है, ये भी सभी को पता होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया। अमेरिकी पेटेंट यानी कि एक तरह का ये पुरस्कार है जो सिलाई मशीन बनाए थे उनमें से ये किसको दिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है।
तो ऑप्शन ए एलायस होवे को, ऑप्शन बी एलेक्जेंड्रो वोल्टा को, ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑप्शन नंबर डी जॉन नेयर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एलायस होवे को दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी घनाभाकार उपकला, ऑप्शन नंबर सी शल्की उपकला, ऑप्शन नंबर डी मास्ट कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाल्की उपकला। शाल्की उपकला एक तरह का चपटी कोशिका होता है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये बता दे रहे हैं। उपकला यानी कि वही कोशिकाओं के जो उत्तक हुआ उसका ही एक तरह का ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हृदय का ये रक्तवाहिका जो हम लोग का ब्लड वेसल, इंग्लिश बहुत कोई मना कर रहे थे बोलने के लिए, पर फिर भी कहीं कहीं निकल जाता है क्योंकि हम लोग को बेसिक इंग्लिश पता होना चाहिए। तो रक्तवाहिकाओं में पाया जाता है। फिर जो फेफड़ों का वायुकोश होता है वहाँ पर इस तरह के उत्तक पाए जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 खाली स्थान विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ए मिलर, बी चार्ल्स डार्विन, सी जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, डी ग्रेगर मेंडल। तो विकास के सिद्धांत के बारे में हर कोई जानता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ना कहेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग मूव करते हैं। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा खालिस्तान से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए बाएं आलिंद, ऑप्शन नंबर बी दाएं आलिंद, ऑप्शन नंबर सी बाएं निलय, ऑप्शन नंबर डी दाएं निलय। तो 11 का पहले तो हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 नंबर है ना, मानव हृदय में। हाँ फुफ्फुसीय सिरा, ये हम जान रहे कि बहुत सारे बच्चे को बहुत दिक्कत होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है फुफ्फुसीय सिरा। मानव हृदय का कितना कक्ष होता है? तो ये सभी को याद रखना है। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ए मस्तिष्क का मध्य भाग, बी मस्तिष्क का अगला भाग, सी मज्जा को ही मेरुरज्जा भी कहेंगे या मज्जा को भी मेडुला ऑब्लंगेटा इंग्लिश में कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी अनुमस्तिष्क। तो इसको पहले बताने के लिए हम थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पिक्चर आई नो कि अच्छा नहीं बनेगा, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये वाला भाग कहलाता है, इसको कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम हिंदी में भी सेरिबेलम कहते हैं, इसीलिए हिंदी वाले विद्यार्थी परेशान नहीं हो। इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। और ये वाला यहाँ पर से जो ये नीचे आता है, यहाँ पर वाला भाग, इसको बोलेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का कार्य होता है, ये सांस लेने को नियंत्रित करता है, ये धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मज्जा। चलिए अब
अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निषेचित अंडा युग्मनज खालिस्तान की परत में समाविष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर बी योनि, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, प्रोटोजुआ, ये बिल्कुल सही है। मलेरिया किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजुआ से, तो ये तो बिल्कुल सही है। खसरा जीवाणु, टिटेनस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, क्या लग रहा है आप लोग को क्या होना चाहिए? टिटेनस जीवाणु से बिल्कुल सही है। टाइफाइड जीवाणु से बिल्कुल सही है। खसरा जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, खसरा विषाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? और जो सुमेलित नहीं है वही पूछ रहा है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया जाता है? कल हम बताए थे कि ब्रायोफाइटा पहले किसको कहते हैं? तो वैसा पौधा, वैसा पादप जो जमीन में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, दोनों जगह रहेगा, उसको बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन पढ़ देते हैं पहले हम। ऑप्शन नंबर ए यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी क्लैडोफोरा, ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया, ऑप्शन नंबर डी मार्सिलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया। रिक्सिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर 3 स्टार मार लीजिए। ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछता है, और ब्रायोफाइटा का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी रिक्सिया ही है। और यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, हाँ, ये दोनों शैवाल हैं। इसको एक बार हम इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा जो है ये एक तरह का शैवाल है, ये दोनों शैवाल के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और मार्सिलिया जो हो गया ये हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा भी एक तरह का मतलब पौधे जगत वाले में ही आएंगे। इसको कल भी हम बताए थे, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? गार्ड कोशिकाएं जो होती है, पहला बात है गार्ड कहते किसको हैं? तो यहाँ पे थोड़ा एक हम चित्र बना रहे हैं इस टाइप से आप लोग एक स्टोमाटा का चित्र देखे होंगे। स्टोमाटा में ही मतलब ये पूरा पत्ती हो गया, उसमें एक स्टोमाटा इस टाइप से खुली हुई एक आकृति इस टाइप से होती है, यहीं पे होता है गार्ड। तो इसका मतलब काम क्या है, ये क्या काम करती है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी परिसंचरण का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी भोजन का परिवहन करती है, ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय गति करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब हुआ पौधे से जो जलवाष्प है उसको क्या मतलब बाहर की ओर निकलना, यही वाष्पोत्सर्जन, यही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम कल भी हम अपने मतलब सेट 2 में करवाए थे। तो देखते हैं आज कौन कौन इसको सही जवाब दे पाता है। इसका भी हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी वर्तिका, ऑप्शन नंबर डी बीजांड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बीजांड होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बीजांड होगा। बीज जो है वो मतलब क्या चीज में परिवर्तित हो जाता है?
बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक मिनट रुक जाइए। सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, बी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, सी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर डी, कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी होगा। ये सब थोड़ा कुछ कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपको एट द एंड रटना ही पड़ेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, खाली स्थान कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, असंतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर सी, कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी, संतृप्त विलयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंशन। सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे पानी और रेत को अगर आप घुलाइएगा तो क्या ये कभी घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो यही बता रहा है कि जब हम विलायक में मतलब कि कुछ विलेय को जो हम घुलना चाहते हैं यानी रेत को जो डाल रहे हैं वो पूरे माध्यम में निलंबित नहीं होता यानी मिलता नहीं है, तो वो कौन सा है, वो क्या कहलाता है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। 20 पे के लिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो इसको तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको पहले मतलब कि डायरेक्टली हम ऑप्शन से पढ़ करके तो बता नहीं सकते, जबकि हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। 1.5 इंटू 10⁻23, बी 6.02 इंटू 10⁻23, सी 2.5 इंटू 10⁻23, डी 3.01 इंटू 10⁻23। अब इसको हमको सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो पहले 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन का बात कर रहा था ना, फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, हाइड्रोजन। अब हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का कितना भार कितना दिया हुआ है। 1 ग्राम पहले ही बोल रहा है। कितना? 1 ग्राम हाइड्रोजन में बोल रहा है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लेंगे। 1 ग्राम हम लोग हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन का परमाणु भार लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और परमाणु भार भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार यहाँ पे क्या हो गया? भार बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे? मोल, हाइड्रोजन में मतलब मोल की संख्या अगर निकालना हो तो मोल बराबर होता है जो दिया गया हम मेरा भार हो जाएगा वो, अब बटा में जो हाइड्रोजन है उसका अनुभार। यानी कि क्या करना, हाइड्रोजन यानी कि H2 का हमको निकालना है, तो 1 इंटू टू करेंगे तो बराबर 2 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। दिया हुआ भार कितना है? 1, और बटा में अनुभार बराबर 2, यानी कि 0.2 मोल की 0.5 सॉरी मिस्टेक हो गया। 0.5 मोल की संख्या, इतना मोल हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखिएगा, 0.5 होगा, मैं पूरा को इरेज कर रहा हूँ। फिर बोल रहा है एक मोल में कितने अणु की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन अणु की संख्या पहले कितनी होगी? तो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, 23 अणु होता है। तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा? तो 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23,
अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, जिसको बन रहा है वैसे बना लीजिए, नहीं तो इसको जैसे था 1/2 करके भी कर सकते हैं 2 से, और काट लेंगे इसको 3.01, यानी 3.01 इंटू 10⁻23 अणु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर किसी को भी दिक्कत हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो पानी का आणविक द्रव्यमान, पहले तो हम बताए थे आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत आसान है, कल भी H2O का बताए थे। तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु भार भी 1 होता है, यानी परमाणु भार हमको निकालना है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का हो जाएगा मेरा परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो प्लस 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। अब देखते हैं ऑप्शन कौन से में है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 20 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 18 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 2.0 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 1.8 यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट हम इसको सॉल्व करवाएं, किसी को भी एक भी इंसान को अगर दिक्कत होगा तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। इसका सही हो जाएगा बी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का थोड़ा कल भी हम बताए थे कि जिसका थोड़ा 10 अच्छा होगा उसी को समझ में आएगा। ऐसे भी इसको जोड़ करके भी ऐसे कर सकते हैं 2 + 8 + 3 करके, नॉर्मली 8 × 2 = 10 और 3 कितना हो गया? 13। और 13 किसका होता है? 283 है ना, तो 13 किसका होता है? थोड़ा बताइए। एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग सब पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी एल्युमिनियम, फिर सी का हमको दिख तो नहीं रहा है, और डी सोडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम हो जाएगा। 23, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? पहले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसको पढ़ाने के लिए हमको बहुत डेप्थ जाना पड़ेगा, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे जब कोई भी जो तत्व है उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो किसका किसका बाह्यतम कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है बोरोन और ब्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का क्या हो जाता है? फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। अगर देखा जाए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाएंगे तो इसको सजाने पे ये पता चलेगा कि जैसे पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कक्षा में 8, क्या इसमें 8 पड़ेगा? 8 × 2 = 10 नहीं, तो दूसरे वाले में कितना लेना पड़ेगा? पहला 9 था ना, तो दूसरे में 2 और इसमें 7 लेना पड़ेगा, यानी कि हमको इस बाहर से किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो फ्लोरीन पे क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। वैसे ही अगर क्लोरीन 17 है तो 2 8 8 2 10 और इसके तीसरे कक्षा में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन किसी बाहर से लेना पड़ेगा। तो इसके में भी क्या हो जाएगा? 1, यानी कि दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है। अगर किसी को समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको अगर आप लोग बोलिएगा तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सब खुद में अपने आप में एक पूरा क्लास है। क्वेश्चन नंबर 24, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? इसको समझाने के लिए थोड़ा सा, जबकि कुछ हार्ड है नहीं पर फिर भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अम्ल और क्षार हम लोग पढ़े हैं।
क्या पढ़े हैं, अम्ल में अम्ल और क्षार मिल करके क्या बनता है, लवण। लवण और प्लस क्या होता है, बनता है जल। NaCl का बात कर रहा था, तो यहाँ पे HCl लेंगे प्लस NaOH, जिससे क्या बनेगा, NaCl बनेगा। NaCl यानी ये वाला Na इसके साथ किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिल करके H2 और ये वाला ऑक्सीजन अलग 2O, यानी कि ये मेरा बन गया जल। ये जल यानी ये एक अगर पूछेगा तो ये क्या बना है, तो ये नमक बना है, और इसी के बारे में पूछा था। तो हाइड्रोजन और मतलब HCl प्लस NaOH से क्या बनता है, नमक बनता है। लेकिन ऑप्शन कुछ और दे रहा है। पहले क्या बोल रहा है, कुछ ऑप्शन नंबर ए में एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार, एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, क्योंकि ये जो अभी हम बताए थे HCl, इसको प्रबल क्षार कहा जाता है, यानी कि सॉरी प्रबल अम्ल कहा जाता है, यानी कि ये सबसे मजबूत होता है अम्ल में। और जो अभी बताया NaOH जो हुआ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा प्रबल क्षार है, इसको भी सबसे मजबूत क्षार कहा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है धावन सोडा का सही सूत्र क्या है। तो इसको बस सिर्फ रटना है और कुछ नहीं करना है। इसका ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, Na2CO3 into 10H2O, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 into H2O, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 into 6H2O, ऑप्शन नंबर डी Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी Na2CO3 into 10H2O धावन सोडा का सही सूत्र होता है। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। अगर वीडियो सबको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।